अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल कोर्स। और हमने लास्ट लेक्चर से जो शुरू कर चुके हैं वो है जी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। और आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप रिगार्डिंग आवर लास्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात शुरू की थी कि आखिर ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है क्या। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स के बीच में ये जो इंटरेक्शन है, जो पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से हमें आर्किटेक्चर की स्टाइल के बारे में पता लगता है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर स्टाइल्स को। और फोर्थ नंबर पे कॉन्स्टेंट, ये सब चीज़ें मिला करके हम कहते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। उसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशन देखी थी। नेक्स्ट फिर हमने ये डिस्कस किया था कि आखिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो 3 रीज़न्स थे। तो रीज़न नंबर 1 ये थी कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। अभी ऑफ कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर्स, क्यों अंडरस्टैंडिंग है, नेगोशिएशन है, और इसी के ऊपर हम अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने बात की थी कि जो डिज़ाइन डिसीजंस हैं वो लेने के लिए ये हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। डिज़ाइन डिसीजन का मकसद क्या है कि सॉफ्टवेयर कोई क्वालिटी ओरिएंटेशन की तरफ हमारा फोकस हो, कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के थ्रू हम कैसे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, यूजेबिलिटी को, रिलायबिलिटी को, सेफ्टी को और बाकी सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो इन्हीं में से फिर हमने 5 आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स की बात की थी और ये कहा था कि इस लेक्चर में हम लोग ये मतलब इस सीरीज़ में जो हमारा फेज़ है आर्किटेक्चर का, इसके अंदर जो हम आर्किटेक्चर स्टाइल्स पढ़ेंगे जो जेनेरिक किस्म के हैं। जेनेरिक क्या होता है ये भी आज मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह आपसे। वो ये था कि जेनेरिक किस्म की जितनी आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं उनमें ये परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं। तो ये वो कुछ चीज़ें थी हमने जो लास्ट टाइम देखी। तो आज के लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्किटेक्चर को हम पार्टीशन करना चाहते हैं। वो पार्टीशन क्या होती है, वो कितने तरीक़ों से की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। और उनमें से जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं उनमें जो पहला आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसको हम रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल कहते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। आर्किटेक्चर को हम पार्टीशन करना चाहते हैं। पार्टीशन क्यों करना चाहते हैं? हम एक बड़े प्रॉब्लम है, एक बिग प्रॉब्लम है, उसको स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करना चाहते हैं जो आसानी के साथ जिसको हम सॉर्ट आउट कर सकें, सॉल्व कर सकें, इसके सोल्यूशन की तरफ हम जा सकें। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है वो है जी डिवाइड एंड कॉन्कर। रूल ऑफ थंब ये है कि एक प्रॉब्लम है उसको हम पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड कब कैसे कर सकते हैं? हम पहले उसको एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को। एग्जांपल है, हम एक गाड़ी बनाना चाह रहे हैं। अब इस गाड़ी के लिए अगर हम एक कार को एज अ प्रॉब्लम समझें तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, इसको सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे कि गाड़ी है, उसके ब्रेक्स के सिस्टम है, उनके व्हील्स का सिस्टम है, इंजन का सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, डेकोरेशन का सिस्टम है, बॉडी का पूरा सिस्टम है। तो इस तरह से हम उसको स्प्लिट कर देंगे सब सिस्टम में। और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक हम फील नहीं करते कि वो प्रॉब्लम इस हद तक स्मॉलर हो चुका है कि हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जब हम उन प्रॉब्लम को सब सिस्टम में डिवाइड कर देंगे तो हम एक एक सिंगल सब सिस्टम को लेंगे, उसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे, और जिन जिन का सलूशन प्रोवाइड होता जाएगा उनको हम इंटीग्रेट करते करते एक मेजर बड़े सलूशन की तरफ चले जाएंगे। तो रूल ऑफ थंब क्या है जी? एक बड़े प्रॉब्लम को सब सिस्टम में डिवाइड करो, जो सब सिस्टम में डिवीजन हुआ है उसका सलूशन प्रोवाइड करो, उन सलूशन को इंटीग्रेट करके हम गाड़ी की तरह एक पूरी गाड़ी बना लेंगे। तो ये इसमें काम करने का कोशिश करनी हमने। अच्छा, ये जितने भी सब सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि देखिए एक जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे तो एग्जांपल है, पता लगेगा कि इंजन अलग से काम कर रहा है, व्हील्स अलग पे काम कर रहे हैं, बॉडी अलग से काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी अलग से काम कर रही है। जब तक इनमें कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ये आपस में जुड़ करके एक गाड़ी नहीं बन सकती। तो ये हम करने की कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंटली ये काम तो करें
लेकिन इनमें कॉपरेट और कम्युनिकेशन भी हो सके ताकि ये दोबारा इनको आपस में इंटीग्रेट करके गाड़ी भी बनाई जा सके। तो ये है जी पार्टीशन का प्रॉब्लम, ये पार्टीशन का ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास ये सबसे पहले एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम इस हद तक कम्प्लेक्स है कि हम अगर इसी को देखते रहेंगे तो शायद हम एक सोल्यूशन की तरफ ना जा सके। तो करें क्या जी, डिवाइड करें इनटू सब प्रॉब्लम्स। तो हमने इसको सब प्रॉब्लम डिवाइड किया। अब फिर वही क्वेश्चन है कि क्या इनकी फर्दर सब डिवीज़न हम करना चाहते हैं, क्या ये मैनेजेबल है, क्या ये सॉल्वेबल है। अगर नहीं है तो फर्दर डिवाइड कर लें। अब हम फील करते हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम था वो, और यहाँ पे सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2, सब प्रॉब्लम 3 एंड सब प्रॉब्लम 4 ये मैनेजेबल है और इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं और सॉल्वेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सब प्रॉब्लम 1, 2, 3 एंड 4 इनका इंडिपेंडेंट हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हमारे पास सोल्यूशन 1, 2, 3, 4 हमारे पास आ चुके हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये इंडिविजुअल पार्ट्स तो काम करेंगे लेकिन इनमें कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, कोऑपरेशन भी होनी चाहिए ताकि इंटीग्रेट हो सके। तो फिर हम क्या करेंगे जी, इनकी इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, इनकी कम्युनिकेशन कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे ताकि हम जो हमारे पास यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम था उसका मेजर सोल्यूशन भी निकाला जा सके। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया और आखिरकार हम उस सोल्यूशन तक पहुँच चुके हैं जो गाड़ी बनाना था, इंजन बनाना था, वट जो भी है। तो ये है जी वो तरीका जिसको हम कहते हैं जी डिवाइड एंड कॉन्कर। जो पहला स्टेप हमने फॉलो किया था प्रॉब्लम को सब हिस्सों में डिवाइड करने का, ये जो चीज़ हमारे पास आती है इसको हम एनालिसिस का फेस कहते हैं। और ये जो जहाँ से हमने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया, इस चीज़ को हम उसका सिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। आई होप थिंग्स विल बी क्लियर नाउ। अच्छा, अब हमने डिवाइड एंड कॉन्कर को लेते हुए सिस्टम को डिवाइड कर लिया। अच्छा, जब सिस्टम को डिवाइड करते हैं तो हर आर्किटेक्चर में या हर जगह पे, जैसे हमारे घर हैं, हमारे घर में कंट्रोलिंग बॉडीज़ हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में हमारे वालिद साहब हैं, वालदा हैं। तो हर जगह पे हमें कंट्रोलिंग बॉडी चाहिए। तो अब हम लोगों ने प्रॉब्लम को पार्टीशन करना है, इस बात का ख्याल करना है कि कंट्रोलिंग बॉडी कौन होगा या कलेक्टिवली लोग मिलकर काम करेंगे, क्या तरीका होगा। तो इस बेस के ऊपर जो प्रॉब्लम पार्टीशन है इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं जी हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग, जो दूसरा वाला है उसको हम कहते हैं जी वर्टिकल पार्टीशनिंग। तो अब मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप कि फिर चीज़ें क्लियर मज़ीद हो जाएंगी। हॉरिजॉन्टल पार्टीशन में हमें क्या करना है जी, हमें यहाँ पे मॉड्यूल्स की हायरार्की चाहिए, यानी कि और वो हायरार्की होगी टॉप से बॉटम की तरफ। अब होगा क्या कि इंडिविजुअल हायरार्की जो है वो इंडिविजुअल काम प्रोवाइड करेगी। एग्जांपल है, या मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट करें 3 हायरार्की हैं। पहली यहाँ पे हायरार्की है जी, उसके बाद दूसरी हायरार्की है, उसके बाद तीसरी हायरार्की है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा जी, इस हर हायरार्की में 3 काम लाजमी होंगे। तो वो 3 काम क्या हैं, वो 3 डेफिनेशंस क्या हैं, वो 3 अप्रोचेस क्या हैं। हर हायरार्की को सबसे पहले इनपुट मिलेगी। अब ये जो हायरार्की है जब इसको इनपुट मिलेगी ये क्या करेगी, उसकी भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी। ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वही है जो हम लोगों ने डेटा फ्लो डायग्राम में देखी थी कि इनपुट मिली और उसने डेटा की शेप पे चेंज की, डेटा को ट्रांसफॉर्म इस तरह किया कि उसने डेटा को सॉर्ट आउट कर दिया। ये जो भी हम ये काम करना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपको डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी या डेटा की प्रोसेसिंग नज़र आएगी। जब प्रोसेसिंग होगी तो ये आउटपुट जनरेट करेगा। तो अगर मैं इसको पीछे से रिप्रेजेंट करूँ तो इनपुट आई, इनपुट को प्रोसेस किया गया, प्रोसेस करने के बाद उसकी आउटपुट जनरेट हुई। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, हायरार्की क्या कर रही है। अब फर्ज करिए हायरार्की नंबर 1 है, इसको जो टास्क दिया गया था इस पूरे के पूरे मॉड्यूल ने इसको इनपुट के तौर पे लिया, उस प्रॉब्लम को उसका ट्रांसफॉर्मेशन की और आउटपुट जनरेट की। अच्छा, वो जो आउटपुट जनरेट की है, मतलब मॉड्यूल नंबर 1 की जो आउटपुट है वो मॉड्यूल नंबर 2 के लिए इनपुट हो गई। अब मॉड्यूल 2 क्या करेगा, इस पर प्रोसेसिंग करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और ट्रांसफॉर्मेशन करने के आउटपुट जनरेट करेगा। तो जो मॉड्यूलर हायरार्की 2 है इसकी जो आउटपुट होगी वो मॉड्यूलर हायरार्की नंबर 3 के लिए इनपुट होगी। अब थर्ड भी वही काम करेगा, थर्ड इस हायरार्की में से इनपुट लेगा तो अपनी प्रीवियस हायरार्की से उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। तो इस तरह से
टॉप टू बॉटम आपको हायरार्किकल वे से एक सिस्टम को स्प्लिट होता नज़र आता है इनटू मेजर प्रोग्राम फंक्शन। तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को आर्किटेक्चर को फंक्शनैलिटी ओरिएंटेड डेवलप करते हैं, मेजर फंक्शन परफॉर्म करने वाला काम ये करते हैं। अच्छा, अब इसको पिक्चर से रिप्रेजेंट करता हूँ जी मैं। तो ये हमारे पास फंक्शन 1 है। अब ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का जो इनको इनपुट के तौर पे मिला है। इस तरह से अब ये क्या करेगा, फंक्शन 1 जो इसको इनपुट मिलेगा, ये इस पूरी हायरार्की को एक प्रॉब्लम मिला एज एन इनपुट, इसने इसकी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की, वो आउटपुट जनरेट की, और वो जो आउटपुट जनरेट होगी वो फंक्शन 2 के लिए इनपुट होगी। तो यहाँ से इनपुट मिलेगी इधर को, फिर यही काम फंक्शन 2 करेगा, इन सब को ट्रांसफॉर्मेशन काम करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, और वो जो आउटपुट है जनाब यहाँ से मूव करेगी फंक्शन 3 की तरफ। तो इस तरह से जब हम स्प्लिट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम डोमेन को विद रिस्पेक्ट टू मेजर फंक्शन ओरिएंटेशन से, फंक्शन प्रोग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। आई होप यू गॉट द आइडिया। अच्छा, दूसरी जो है वो है जी वर्टिकल। अब वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक को हम कहते हैं जी एक्सक्यूज मी कंट्रोलर, और दूसरे को हम कहते हैं वर्कर। तो ये यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों एलिमेंट्स। अच्छा, कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर वो हैं जो प्रोसेसिंग का काम करेंगे, और कंट्रोलर वो हैं जो कंट्रोल करेंगे इस हायरार्की को। जैसे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, ये कंट्रोल करे बाकी हायरार्की को, घर में पेरेंट्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं घर के बाकी हालात को, चीज़ों को। तो इस तरह यहाँ पे कंट्रोलर्स हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर वर्कर क्या करेंगे, हर वर्कर को इनपुट मिलेगी, ये उसकी कंपाइलेशन करेगा जो भी इसको टास्क दिया जाएगा, और आउटपुट जनरेट करेगा। तो रूल ऑफ थंब क्या है जी, जो कंट्रोलर है ये, और अगेन ये भी वैसे होगा, डेफिनेटली इसको होना चाहिए हायरार्किकल होगा, लेकिन ये टॉप से डाउन की तरफ मूव करेगा। और ये यहाँ पे भी हमने फंक्शनैलिटी की प्रोसेसिंग करनी है। तो कंट्रोलिंग क्या करिए, कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग करिए जो भी टास्क इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो वर्कर हैं वो क्या करते हैं, ये और ये यहाँ पे जो जितने भी कंट्रोलर्स हैं वो हायरार्की में टॉप के ऊपर होंगे, जबकि आपको हॉरिजॉन्टल में ऐसा नज़र नहीं आया था। मैंने नहीं कहा था टॉप के ऊपर वो कंट्रोलर हैं, बॉटम पे वर्कर्स हैं, जबकि मैंने कहा था पूरी हायरार्की सिमिलर इनपुट को लेके उस पर वर्किंग परफॉर्म करती है, सारी इंडिविजुअल कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। वर्टिकल पार्टीशनिंग में ऐसा नहीं है, वर्टिकल पार्टीशनिंग में है ये भी हायरार्की, टॉप से बॉटम की तरफ है, लेकिन यहाँ पे जो टॉप लेवल पे मॉड्यूल्स हैं वो कंट्रोलर हैं, और जो बॉटम लेवल पे मॉड्यूल्स हैं या प्रोसेसेस हैं, ये मॉड्यूल्स कह सकते हैं बेहतर है, जो मॉड्यूल्स हैं वो वर्कर हैं। और वर्कर क्या कर रहे हैं जी, वर्कर हर इनपुट के हर चीज़ के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं, नंबर एक तो उनको एज ए इनपुट ले रहे हैं, कंपाइलेशन कर रहे हैं और आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। आई होप अब ये आपको आइडिया समझ आ गया होगा, पिक्चर से भी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, दीज आर वर्कर्स, और बाकी इसके आई होप कि ये अब अंडरस्टैंड कर चुके होंगे क्या है। तो टॉप लेवल पे डिसीजन मेकर्स हैं, और बॉटम लेवल पे वर्किंग मॉड्यूल्स हैं जिनको डेटा के इनपुट और आउटपुट जनरेट करना, और जो उनको टास्क दिया जाएगा वो परफॉर्म करना। जैसे मिल्स के अंदर होता है जनरल मैनेजर है वो, और जो टॉप लेवल के ड्यूटी मैनेजर जो भी है, ये सब डिसीजन मेकिंग काम करते हैं। और जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कपड़ा बनाने में या बाकी सब चीज़ों को काम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो दैट इज़ वर्टिकल पार्टीशनिंग। तो अब मेरा ख्याल है आप इसको दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग कैसे किस जगह पे करनी है, मतलब उसमें क्या होगा, और वर्टिकल पार्टीशनिंग में क्या होगा। तो ये था कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम पार्टीशन पे बात करनी थी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आर्किटेक्चर स्टाइल्स। अच्छा, ये आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं क्या, इसमें क्या चीज़ें आपने देखनी है, ये सब चीज़ें ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है और प्रॉब्लम में आ जाता है। अच्छा, अब हम चाहते हैं क्या जी, हम चाहते ये हैं कि हमारे पास जेनेरिक किस्म की एक आर्किटेक्चर आ जाए, एक आर्किटेक्चर मॉडल आ जाए जेनेरिक किस्म का। अब जेनेरिक से मतलब क्या है, फ़र्ज़ करें जी आप लोग एक फंक्शन लिखते हैं जो करता क्या है, वो फंक्शन सॉर्टिंग करता है डेटा की, ठीक है जी। आपने कहा जी कि मैं उसको इंटीजर टाइप का डेटा पास करूँगा, इंटीजर टाइप की अरे पास करूँगा या करूँगी, ये उसको सॉर्ट कर देगा, दैट्स फाइन। फिर मुझे सेम सॉर्टिंग करवानी है
लेकिन जो अरे होगी वो होगी ऑफ टाइप डेटा टाइप जिसकी होगी डबल। दैट्स फाइन जी। अब हमने क्या किया, जहाँ इंटीजर लिखा था उसको डबल कर दिया, वर्किंग तो वैसे ही हो रही है सारी की सारी। अच्छा, फिर हमें ये पता ही चला कि यार ऐसा है कि अब हमें जो डेटा को सॉर्ट करना ना वो है जी ऑफ टाइप कैरेक्टर, हम कैरेक्टर ले लेते हैं। अच्छा, बाद में हमने कहा जी कि नहीं, हमें जो डेटा है पास करना है वो अरे होगी स्ट्रिंग्स की, हम वो सारा कॉपी पेस्ट करेंगे, उसको जो डेटा टाइप स्ट्रिंग कर देंगे। फिर हमें कहा जाएगा कि यार सेव फंक्शन लिखना है, लेकिन अब ये जो सॉर्टिंग करेगा ना ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की करेगा। व्हाट वी आर डूइंग, हम सेम को बार बार डुप्लीकेट कर रहे हैं, सिर्फ डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। अब हम चाहते क्या हैं, हम एक जेनेरिक किस्म का, एक जनरल किस्म का फंक्शन लिख लें जिसको आप बेशक स्ट्रिंग पास कर दें, इंटीजर पास कर दें, डबल पास कर दें, स्ट्रिंग पास कर दें, ऑब्जेक्ट पास कर दें, वो सब पे काम करेगा और वो एप्लीकेबल होगा हर जगह, हर डोमेन में। यही काम हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि बजाय हम अपना आर्किटेक्चर स्टाइल भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि दुनिया में आर्किटेक्चर स्टाइल आ चुके हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ने दुनिया को जेनेरिक किस्म के आर्किटेक्चर मॉडल दे दिए हैं। हम उन्हीं में से कोई आर्किटेक्चर मॉडल अपने डोमेन के स्पेसिफिक लेके आते हैं, अपने प्रॉब्लम के स्पेसिफिक लेके आते हैं, उसको रीयूज़ कर लेते हैं, बजाय के री इन्वेंट द व्हील करें कि हम अपना ही कोई नई चीज़ लेके आ जाएं और उस पर एक्सपेरिमेंट करें। तो ऑलरेडी जिन पर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, जिन पे काम हो चुका है, तो हम उन्हीं को ही जेनेरिक आर्किटेक्चर मॉडल स्टाइल्स को फॉलो करेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सके। अच्छा, अब जितने भी आर्किटेक्चर मॉडल हम पढ़ेंगे, जितने भी आर्किटेक्चर स्टाइल्स हम पढ़ेंगे, उसमें कम से कम 3 चीज़ें लाजमी होंगी और आप हमें हर आर्किटेक्चर मॉडल में बताना पड़ेगा इसमें वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। तो जो पहली एलिमेंट आपको हर जगह पर नज़र आएगी कैटेगरी जो है वो है जी कंपोनेंट्स। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने भी कहा था कि जब सिस्टम को, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होना लाजमी है। तो कंपोनेंट्स उसमें क्या थे, गाड़ी में कंपोनेंट्स थे कि एक इंजन का कंप्लीट कंपोनेंट है, सीट्स का कंपोनेंट है, बॉडी का कंपोनेंट है, ब्रेकिंग का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिशियन का कंपोनेंट है। तो इस तरह से वो कंपोनेंट्स हैं। अब इन कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो गाड़ी बनेगी ना, तो उन्हें हम कनेक्टर्स कह देते हैं। तो कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स, ये दो हमें यहाँ पे चीज़ें मिलेगी। और तीसरे नंबर पे कॉन्स्टेंट भी होगा। हम एक गाड़ी में एक ऐसा इंजन नहीं लगा देंगे जो कि अनलिमिटेड पावर का होगा, या हम ऐसा बना भी नहीं सकते। तो हर कंस्ट्रेंट होगा। कंस्ट्रेंट होगा कि किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास पैसे को, किसी को स्पोर्ट्स कार चाहिए, किसी को फैमिली कार चाहिए, किसी को नंबर ऑफ सीट्स चाहिए, तो कंस्ट्रेंट के साथ चलेंगे। तो जितने भी आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं उसमें 3 चीज़ों में डिस्क्रिप्शन और लाजमी है। नंबर 1 कंपोनेंट्स, उसमें कौन कौन सी हैं, कनेक्टर्स कौन कौन सी हैं और कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब मैंने अभी आपसे कहा कि हमें जो कॉमनली पूरी दुनिया में, दोबारा सुन लें, पूरी दुनिया के अंदर जो कॉमनली प्रैक्टिसाइज आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, मैं चूँकि ये हम आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को हम एज अ फेज़ पढ़ रहे हैं, एज अ कोर्स नहीं पढ़ रहे, तो मैं इसकी एक लंबी लिस्ट है आर्किटेक्चर स्टाइल्स की, वो आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। तो मैंने क्या लिखा जी, कॉमन, मोस्ट कॉमन जो यूज़ किए जाते हैं उसकी जिक्र कर लेते हैं। तो उसमें से पहला हमारे पास आई था जी रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल। ये जो है ना डेटा फ्लो आर्किटेक्चर स्टाइल का हिस्सा है। एनी हो, ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल, बस जस्ट आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझें फिलहाल। रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल है जो इस लेक्चर में हम जिस पे फोकस करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल। फिर आ जाता है जी पाइप एंड फिल्टर, या आप इसको पाइप्स एंड फिल्टर्स भी कह सकते हैं, तो पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर स्टाइल आ जाएगा। फोर्थ नंबर पर लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल आ जाएगा और आखिर में मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर स्टाइल आ जाएगा। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम की कुछ कंस्ट्रेंट है, लिहाजा ये जो हमारे पास आता ना मॉडल व्यू कंट्रोलर, हम इसको नहीं देख सकेंगे। लेकिन जो बाकी के हैं, रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल है, पाइप एंड फिल्टर है और लेयर आर्किटेक्चर स्टाइल है, इसको हम डे से जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जो MVC, ये जो मॉडल व्यू कंट्रोलर में लिखा ना, इसकी एब्रीविएशन इसे कहते हैं MVC। ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर। ये ज़्यादातर कंसर्न है तो वेब के साथ। वेब जब आप पढ़ेंगे, जो वेब पे काम करेंगे, वेब डेवलपमेंट करेंगे, उस वक्त ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा बजाय कि यहाँ पे। लेकिन तो वहीं पे आप इसको कोई ना कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए इसकी डेवलपमेंट भी करके देख लेंगे। डॉट नेट में भी है, पाइथन में भी है,
जावा में भी है, PHP में भी है, तो हर जगह पे ये है जो वेब की जितनी भी एप्लीकेशन है। एनीवे जी, तो ये जी 4 आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, हम इन पे फोकस करेंगे। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो आज जो हमारा पहला आर्किटेक्चर स्टाइल है वो जो रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिपोजिटरी का मतलब है एक सेंट्रल डेटाबेस है, एक शेयरेबल डेटाबेस है, डेटा सोर्स भी कह सकते हो, लेकिन मैं उसको आसानी का डेटाबेस कह देता हूँ जहाँ पे सब डेटा स्टोर है और सारे के सारे क्लाइंट इसी रिपोजिटरी को यूज़ कर रहे हैं, इसी डेटा सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, इसी डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं अपने सारे काम करने के लिए। डेटा भी यहीं से फैच हो रहा है, यहीं पे प्रोसेस करके वापस राइट अप किया जा रहा है। तो ये कम्युनिकेशन चैनल भी है सब कंपोनेंट्स के बीच में। तो जितने भी रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं उनमें आपको क्या नज़र आएगा कि इसमें जितना भी डेटा है, उस एप्लीकेशन का जितना भी डेटा है वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगी। सेंट्रल रिपोजिटरी ऐसे भी होगी जैसे मैंने आपको दिखा दी, इसकी शेप कोई भी हो सकती है, लेकिन डेटाबेस में यही होगी। अच्छा, अब ये जो सेंट्रल रिपोजिटरी है, ये जो शेयर रिपोजिटरी है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसको एक्सेस करेंगे। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो ये इसी सेंट्रल रिपोजिटरी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, बट they cannot communicate directly, they can communicate indirectly through central repository। अच्छा, ये कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है? ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी तमाम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ प्रोड्यूसिंग, जहाँ पे डेटा की जो प्रोसेसिंग है, डेटा की स्टोरेज है, डेटा की प्रोडक्शन है, वो टेराबाइट्स में है। गीगाबाइट्स तो छोटी चीज़ है, टेराबाइट्स या पीटाबाइट्स में है। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सूटेबल आर्किटेक्चर स्टाइल है। ठीक है जी। अच्छा, तो रूल ऑफ थंब क्या है कि दिस मॉडल देयर फॉर सूटेबल टू एप्लीकेशन इन विच डेटा इज जनरेटेड। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, जहाँ पे डेटा की जनरेशन होगी और एक कंपोनेंट डेटा जनरेट कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट इस डेटा को यूज़ कर रहा है। ठीक है जी। अब मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं जी, कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेशन यूज़ की जा रही है। अभी हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं। ठीक है, मतलब हम कंट्रोल सिस्टम का मतलब है जो कि जिनके थ्रू हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं। जैसे अब मैं अगर फर्स्ट हम कहते हैं हमारे पास जो गाड़ी हैं वो ऑटोमेटिक ड्राइवर्स पे हैं, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम मिसाइल है बट जो भी जहाँ पे कमांड हम हमारी कमांड के थ्रू से कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो उन जगह पे आपको रिपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे डेटा की जनरेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन का सिस्टम पूरे के पूरे, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इनको हम कहते हैं। उनकी मैनेजमेंट, वहाँ पे बहुत बल्क में डेटा चाहिए होता है प्रोडक्शन का, तो वो भी आपको ई कॉमर्स की साइट्स देखनी हो सारी का आपको रिपोजिटरी से हिस्सा मिलेगा। CAD सिस्टम है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो वहाँ पे तमाम जगह पे जहाँ पे हम कंप्यूटर के थ्रू मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ों की आउटपुट देखी जा सके डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन से पहले, वो हमारे पास कैड सिस्टम कहते हैं। तो कैड सिस्टम में चूँकि डेटा की प्रोसेसिंग काफ़ी होना पड़ती है, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। और उसके बाद हर वो जगह जहाँ पे इंटरेक्टिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जहाँ पे कोई ना कोई इनपुट मिलती है और हम इंटरेक्टिव हैं डेवलपमेंट प्रोसेस से। ये 4 जो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल की। अब ये काम करता कैसे है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास डेटा स्टोर होगा, रिपोजिटरी होगी, शेयर डेटा रिपोजिटरी होगी, और सारे के सारे क्लाइंट इसको एक्सेस करेंगे। अब यहाँ से ये इस क्लाइंट से लेकर इस क्लाइंट पे चले जाएँ, इसकी तरफ चले जाएँ, इसकी तरफ कर चले जाएँ, इसकी तरफ चले जाएँ, इसकी तरफ चले जाएँ। ठीक है जी, और वो सारे के सारे कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ पे आप एरो देखें, एरो के बोथ एंड के ऊपर आपको एरो नज़र आ रहा है, लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल है, क्लाइंट रिपोजिटरी के साथ और रिपोजिटरी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब रिपोजिटरी के क्लाइंट को बात कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि ये जो क्लाइंट है इसने कुछ प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद उसने वो डेटा स्टोर कर दिया इसके ऊपर। अब ये जो क्लाइंट है उसको ये जो प्रोसेसिंग हुई डेटा चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू डेटा से डिमांड करेगा। अब ये मे भी कोई एक नया डेटा प्रोड्यूस करे और वो किसी और को चाहिए होगा। अच्छा, मैंने आपको कोई चीज़ बताई थी, बात बताई थी, हम डिस्कस की थी कि जो क्लाइंट्स हैं
वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ये अगर ये आपस में कम्युनिकेट डायरेक्ट करना चाहेंगे और बाईपास कर देंगे आर्किटेक्चर, ये जो रिपोजिटरी है, तो ये अलाउेबल नहीं है यहाँ पे। तो ये है कि वो चीज़ जो कि रिपोजिटरी आर्किटेक्चर की तरफ हमें लेके चलती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक हॉस्पिटल का सिस्टम है। उस हॉस्पिटल के सिस्टम में फ़र्ज़ करें ये जो पहला मॉड्यूल हमारे पास है ये डॉक्टर्स का है, ये फार्मेसी का है, ये जो लैब्स हैं उनका है, और जो फाइनेंस के लोग हैं उनका है। अब जो पेशेंट है, डॉक्टर उस पेशेंट को चेक करता है या करती है, और चेक करने के बाद उसकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, मैं इसको ऊपर रिमूव कर लूँ तो फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि डॉक्टर ने पेशेंट को चेक किया, उसकी कंसल्टेंसी के तौर पर उसने कहा जी कि इस पेशेंट में इसको ये लैब टेस्ट करवाने हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं और इसको ये मेडिसिन दे दी जाए। तो इस डॉक्टर ने, यहाँ पे डॉक्टर का स्टाफ था, उन्होंने, उस डॉक्टर ने इसकी पेशेंट की इंफॉर्मेशन उसी डिपॉजिट हॉस्पिटल की जो सेंट्रल डिपॉजिटरी थी उसके ऊपर स्टोर कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे जो बंदा था, जो फार्मेसी वाले हैं, उन्होंने इस डेटे को लिया और इस डेटे को फेच किया, और फेच करने के बाद उसको पता लगा कि ये जो पेशेंट IDP 001 है उसको कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। लिहाजा ये क्या करेगा, उस वो मेडिसिन पेशेंट को दे के वापस इसको अपडेट कर देगा कि ये मेडिसिन इसको दे दी गई हैं जो डॉक्टर ने कहा था। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये वो हैं जो कि लैब टेस्ट का काम करते हैं। लिहाजा वो क्या करेंगे, वो वापस इसी डेटा को फेच करेंगे, और फेच करने के बाद ये देखेंगे कि डॉक्टर ने कौन कौन से टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं। लिहाजा ये उसके अगेंस्ट में जाके इस डेटे को लेंगे, उसके टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो वापस उस जगह पे स्टोर कर देंगे जहाँ से डॉक्टर उसको देख सकता है, ताकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। अच्छा, अब इसको जो फार्मेसी दी जा रही है वो अपडेट हो रही है, डॉक्टर की कंसल्टेंसी अपडेट हो रही है, और यहाँ से लैब्स के अपडेट हो रहे हैं। ये सब के सब चीज़ें मिलके क्या बेनिफिट हो रहा है, ये क्या चीज़ें अचीव हो रही है जी, यहाँ से इसके फाइनेंस कंट्रोल हो रही है कि जब ये एग्ज़िट किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा पेशेंट को, तो इसके ऊपर जो खर्चा आया है वो फाइनेंस वाले उससे बिल जनरेट कर लेंगे। तो ये है जी एक हॉस्पिटल का सिस्टम जहाँ पे हम रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज़ करते हुए प्रोसेसिंग करेंगे। अब हमें आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ये काम कम्युनिकेशन कैसी होगी, ठीक है जी। तो आई होप कि अब ये आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल को। एक दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे एक एंटरप्राइज मॉडलिंग है जो बिजनेस मॉडलिंग करता है। दूसरे नंबर पे डिज़ाइन को एनालिसिस करने के लिए पूरा सिस्टम है। प्रोड्यूस जनरेशन का काम यहाँ पे करते हैं, रिपोर्टिंग हो सकती है, टेस्टिंग का पूरा सिस्टम है, प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम है, मेंटेनेंस का पूरा सिस्टम है। ये लोग कर क्या रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर की डिपॉजिटरी है, और ये होता कि एंटरप्राइज मॉडलिंग में क्या होता है कि वो प्रोसेसिंग करता है और अपने रिजल्ट्स को सॉफ्टवेयर रिपॉजिटरी पे वापस ले जाता है। इसी तरह से ये बाकी लोग भी यही काम करेंगे, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। तो अब आप देखें कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अच्छा, अब इसी पिक्चर को देखते हुए, क्योंकि हमने हर आर्किटेक्चर स्टाइल के प्रोज एंड कॉन्स देखने, और हमने जो एट्रीब्यूट पढ़े थे आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट, उस पर फोकस करना है। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि इनमें क्या प्रोज हैं, कौन से हैं, तो ज़रा उनके डिस्कशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले, चूँकि डेटा की इसमें प्रोसेसिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस हो रहा है, चूँकि मल्टीपल जगह पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लिहाजा वो एफिशिएंट वे से प्रोसेसिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हमें मिलती है। मतलब ये चीज़ दूसरे वर्ड में इसको मैं अगर बोलूँगा तो आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या है जी, कि जो सब सिस्टम्स हैं उनको इससे कंसर्निंग का डेटा कैसे प्रोड्यूस हुआ। एग्जांपल है कि जो लैब वाला, जिसको पेशेंट का डेटा चाहिए था लैब के अकॉर्डिंगली, उसको इससे कंसर्न नहीं था डॉक्टर ने वो कैसे डेटा प्रोड्यूस किया, कैसे उसको चेक किया, कैसे प्रिस्क्राइब किया, उसमें ये मसला नहीं था। उसको ये मसला था कि कौन सा पेशेंट है, उसके मैंने कौन से लैब टेस्ट करने हैं। इस तरह फार्मेसी का भी था। तो सब सिस्टम इससे कंसर्न नहीं रखते कि डेटा कैसे प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा इसमें चूँकि सेंट्रल मैनेजमेंट है, एक जैसे हमारे घरों में होते हैं पेरेंट्स जैसे, तो यहाँ पे सेंट्रल मैनेजमेंट है, बैकअप, सिक्योरिटी, इस किस्म के सारे काम एक ही जगह पे करने, लिहाजा हमें यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ का दूसरा रुख भी होता है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी प्रॉब्लमेटिक क्या है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है जी, एक जो डेटाबेस स्कीमा है, या दूसरे वर्ड में कह लें
कि ये जो रिपोजिटरी है, सेंट्रल रिपोजिटरी, सारे कंपोनेंट्स को एग्री करना पड़ेगा जो भी इसके रूल रेगुलेशन है। हम अपने रूल रेगुलेशन, मसलन एग्जांपल है डॉक्टर का जो रूल्स थे डेटाबेस के, मसलन वो कह रहे हैं मुझे डेटाबेस चाहिए 1, लैब वर्कर डेटाबेस 2 चाहिए, जो फार्मेसी वर्कर है वो डेटाबेस 3 चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन सारों को किसी एक डेटा सोर्स पे एग्री अपॉन होना होगा और उसी को यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे क्या है जी, हम चाहते ये हैं कि एवेल्युएशन करना चाहते हैं, एवोल्यूशन करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए। फर्ज करें जी हमारे पास ये डेटा सोर्स था, ये 1 टेराबाइट का था, ठीक है जी, मैं 1000 GB का। अब हमने देखा कि हॉस्पिटल का सिस्टम ज़्यादा डिटेल में काम कर रहा है, अब हम चाहते हैं ये तकरीबन 2 टेराबाइट का आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो हम एवोल्यूशन करेंगे, इसमें जो इम्प्रूवमेंट करेंगे डेटा सोर्स में, उसमें सब के सब क्लाइंट इफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, और उसमें प्रॉब्लम क्या है जी, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें एफिशिएंटली तो ये नहीं हो पाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि उसमें डुप्लीकेशन आ सकती है, रिडंडेंसी आ सकती है, इस तरह की बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि फ़र्ज़ करें ये डेटा सोर्स ही फेलर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आया, डेटा डेटा ये जो रिपोजिटरी ये फेलर स्टेट में चलेगी। व्हाट अबाउट कंपोनेंट्स? जितने भी सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फेल स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन हो रही है रिपोजिटरी के थ्रू। रिपोजिटरी हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल मैनेजमेंट बॉडी तो यही है ना। अगर यही फेलर हो गई, यही ख़राब होगी, तो फिर तो कुछ चीज़ अचीव नहीं की जा सकती। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो आर्किटेक्चर है उसको जो पार्टीशन करना है, डिवाइड एंड कंक्रीट के थ्रू पार्टीशन करना है। तो पार्टीशन क्या करें जी, प्रॉब्लम लें, उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें, फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें, फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें। कब तक करें? जब तक वो मैनेजेबल सोल्यूशन की तरफ ना चला जाए। जब आप फील करें कि ये मैनेजेबल है, इसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें, और सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इनको आपस में इंटीग्रेट करें, इनको कम्युनिकेट करवाएं, और इस तरह से पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। जो आर्किटेक्चर की पार्टीशनिंग है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था। हॉरिजॉन्टल में हम लोगों ने देखा कि एक जो हायरार्की थी, अब हायरार्की के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे एक इनपुट ले रहे हैं, उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं और आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, और उसकी जो आउटपुट है वो मॉड्यूल 2 के लिए इनपुट के तौर पे काम करती है। तो इस तरह से इनमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं था कि कौन से इसमें ज़्यादा अथॉरिटी वाले, कौन से लो अथॉरिटी वाले हैं। जो वर्टिकल पार्टीशनिंग थी उसमें क्या था, जो टॉप लेवल के मॉड्यूल्स थे वो फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे फर्दर 2 मॉड्यूल्स हैं, तो ये है टॉप लेवल मॉड्यूल्स। तो ये वो लोग हैं जो कंट्रोलर है और प्रोसेसर हैं, और ये डेटा सेंड करते हैं इनपुट के तौर पर जो बॉटम लेयर के ऊपर जितने भी मॉड्यूल्स हैं। तो ये वो मॉड्यूल्स हैं जो इनपुट लेंगे, कंपाइलेशन करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे, तो इनको हम कह देंगे वर्कर्स। तो वो इसके पास हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे जी आर्किटेक्चर स्टाइल्स की तरफ। आर्किटेक्चर स्टाइल्स में हमने डिस्कस किया कि जो जेनेरिक किस्म की आर्किटेक्चर स्टाइल्स हम उस पर फोकस करेंगे। उसमें से 4 हमने सेलेक्ट किए। उसमें जो पहला था रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल था, इसको हमने डिस्कस किया। तो रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल में क्या है जी, एक सेंट्रल रिपोजिटरी है एक्सक्यूज मी, एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, एक सेंट्रल डेटा सोर्स है, सारे कंपोनेंट, सारे क्लाइंट इसी को यूज़ कर रहे हैं, इसी पे डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, इसी से डेटा फेच किया जा रहा है और वापस डेटा भी इसी पे स्टोर किया जा रहा है। और जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर उन्हें कम्युनिकेशन करनी एक्सक्यूज मी, अगर उन्हें कम्युनिकेशन करनी है तो वो कम्युनिकेशन सिर्फ ये जो रिपोजिटरी के थ्रू हो सकती है। तो ये था जी हमारे पास। और मैंने कहा जी कहाँ पे सूटेबल है ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, जहाँ पे डेटा काफ़ी प्रोड्यूस हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, वहाँ पे सूटेबल है। उसमें कंप्यूटर, हमने एरर डिज़ाइन देखा, हमने मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखे, और जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को देखा, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को देखा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अभी तक रिवाइज कर लीजिएगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। अब आप ज़रा सोचिएगा, ये रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल जो आपने पढ़ा है, वो जो हमने 5 एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, जो 5 एट्रीब्यूट्स में डिस्कस किए थे, कि हम देखेंगे हर आर्किटेक्चर स्टाइल में ये एट्रीब्यूट्स में से कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं
और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बाईपास हो रहे हैं, जो जिसको हम असेस नहीं कर सकते। तो सोचिएगा रिपोजिटरी आर्किटेक्चर स्टाइल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं, और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं मिल पा रहे या मिल रहे हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।